बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शहर इक़्तिदार से मैं हूं ईसा नकवी और मेरे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान। तकरीबन 9 माह के तवील इंतज़ार के बाद जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा केस का फ़ैसला, तहरीरी फ़ैसला, तफसीली फ़ैसला सामने आ चुका है और इस हवाले से बहुत ज़्यादा गुफ्तगू चल रही थी कि इस तहरीरी फ़ैसले में, इस तफसीली फ़ैसले में हुकूमत के ख़िलाफ़, वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के ख़िलाफ़, वज़ीर क़ानून के ख़िलाफ़ कोई ऐसी ऑब्ज़र्वेशंस आ सकती हैं जिनकी बुनियाद पर उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो सकती है। कुछ इस किस्म की चैमगोइयाँ चल भी रही हैं इस फ़ैसले में। एग्जैक्टली क्या ऐसा है जिसकी बुनियाद पर क्या मुमकिन तौर पर कोई कार्रवाई हो भी सकती है या नहीं, इस हवाले से सदीक जान से मैं इस सारे मामले पर बात करूँगा। पहले दिन से सारे केस को कवर कर रहे हैं, अदालती मामला देखते हैं, लेकिन उससे पहले एक रिमाइंडर जो है वो यकीनन मैं दोबारा से आपको दूंगा। ये दूसरी वीडियो है हमारी इस प्लेटफॉर्म पर। प्रोग्राम वही है शहर इक़्तिदार, लेकिन हम प्लेटफॉर्म जो है वो अब तब्दील कर चुके हैं। ये डिफरेंट चैनल है। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वो तकरीबन 51,500 लोग जिनके साथ हमारा गुज़श्ता प्लेटफॉर्म के ज़रिए रब्ता था, उन तक जो है वो ये सारा जो प्लेटफॉर्म है हमारा पहुँच जाए। हम इसको अपने दीगर जो अल्टरनेट फोरम्स हैं उसके ऊपर प्रमोट भी कर रहे हैं। आप लोगों का जो ख़ास तौर पर रेगुलर व्यूवर्स हैं, बहुत सारे लोग लिंक्स का भी पूछ रहे थे। मैं दोबारा इसको जो है वो ज़रूर शेयर करूंगा, सदीक भी शेयर करेंगे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सदीक जान साहब, फ़ैसला आ गया और उस फैसले में मैंने देखा आप कुछ वीडियोस भी उसके ऊपर कर चुके हैं, मज़ीद भी उसके मुख्तलिफ़ जहतों पर आपने बात करनी है, लेकिन इस वीडियो का फोकस्ड अप्रोच हमारी ये है कि क्या ऐसी ऑब्जर्वेशंस हैं वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से या वज़ीर क़ानून के हवाले से या हुकूमत के हवाले से जिनकी बुनियाद पर कोई मुमकिन तौर पर कार्रवाई हो सकती है। देखिए, मैं वो ऑब्जर्वेशंस तो अपनी वीडियो में बड़ी तफसील से बता चुका हूँ कि वो ऑब्जर्वेशंस क्या हैं। मैं उनको रिपीट नहीं करूँगा, लेकिन उन ऑब्जर्वेशंस के कोई कानूनी तौर पे कोई असर नहीं है वो, क्योंकि एक जज के ऑब्जर्वेशंस हैं, जस्टिस जाहिर अफरीदी साहब का नोट है, वो यानी अक्सरियती फ़ैसला नहीं है। जो बाइंडिंग होता है, जिसके ऊपर कार्रवाई होती है, वो अक्सरियती फ़ैसला होता है। ये बिल्कुल उसी तरह से है, वैसे समझाने के लिए अपने देखने वालों के, कि जब पनामा का फ़ैसला आया, 5 रुकनी बेंच था और 3-2 से फ़ैसला आया था, तो 3 जजेस ने GIT बनाई थी, जस्टिस इजाज़ुल खान साहब, जस्टिस अहमद सईद शेख साहब और जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब। ये 3 जजेस थे GIT बनाने वाले, और 2 जजेस ने पहले ही मरहले में, पहले ही राउंड में नवाज शरीफ साहब को ताहयात नायल कर दिया था 62(1)F के तहत। उसमें थे जस्टिस आसिफ सैयद खोसा साहब, और दूसरा वो गॉडफादर वाली वो सारा मामला, और दूसरा था जो मौजूदा चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो कि कल रिटायर हो रहे हैं, जस्टिस गुलजार अहमद साहब। इन 2 जजेस ने पहले ही राउंड में उनको ताहयात नायल कर दिया था। इन्होंने कहा था कि आगे कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। इनके जो बयानात हैं, जो TV इंटरव्यूज़ हैं, जो अदालत में डॉक्यूमेंट दिए हैं, जो पार्लियामेंट में इन्होंने तकरीर किया है, जो TV के ऊपर खिताब किया है कौम से, उनको अगर सामने रख लें तो ये सामने आ रहा है कि ये झूठे हैं और इनके पास कोई जो है वो नहीं है, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है जो इनके 700 जदा दें तो इनको। लेकिन वो 2 जजेस का फ़ैसला था तो बड़ा तगड़ा, उसकी आज तक चीज़ें कोर्ट होती हैं कि जो कुछ उन्होंने लिखा था उसका हवाला दिया जाता है, लेकिन उसकी लीगल बाइंडिंग इसलिए नहीं थी, यानी नवाज शरीफ नाअहल नहीं हुए थे उन 2 जजेस की फ़ैसले की बुनियाद पर, क्योंकि वो माइनॉरिटी व्यू था। जो मेजॉरिटी व्यू था वो ये था कि हमें GIT बनानी है। GIT बनी, फिर GIT की रिपोर्ट आई तो फिर उन 3 ने भी नायल किया, तो यूँ 5 जजेस हो गए। अच्छा, अब इसमें यह है कि जो जाहिर अफरीदी साहब ने लिखा है वो आप मीडिया पे उसके ऊपर बात कर सकते हैं, आप उसके ऊपर वो सवाल उठा सकते हैं, कैंपेन चला सकते हैं, मुहिम चल सकती है, आप मीडिया के ऊपर उसके ऊपर बिल्कुल, लेकिन लीगल उसकी कोई भी बाइंडिंग उसकी नहीं है। और दूसरा यह है कि बहुत ज़्यादा, जो आपने अपने इंट्रो में भी कहा, बहुत ज़्यादा डराया जा रहा था, बहुत ज़्यादा इंकशाफात किए जा रहे थे, बहुत ज़्यादा दावे किए जा रहे थे कि जनाब ऐसा फ़ैसला आएगा, ये कर देगा, वो फ़ैसला वो कर देगा। लेकिन इस फ़ैसले में कुछ ऐसा नहीं है। यानी इस फ़ैसले में जो एक काजी फ़ैसल साहब की अहलिया ने अभी जो एक खुला ख़त लिखा था, उस खुले ख़त में उन्होंने कहा था कि क्योंकि तफसीली फ़ैसला आने वाला है और उसके बाद कार्रवाई हो सकती है फ़रोग़ नसीम के ख़िलाफ़, बैरिस्टर शहजाद अकबर के ख़िलाफ़ और वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़, तो इसलिए ख़ास तौर पर इन 2 के ख़िलाफ़, शहजाद अकबर साहब और फ़रोग़ नसीम साहब, तो इसलिए आपने कानून में तब्दीली की है। कानून में तब्दीली ये की गई कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जो है उसमें ये लिखा हुआ है कि जो इनकम टैक्स का ऑफिसर है वो किसी भी टैक्स पेयर का जो डाटा है, उसकी जो तफसीलात हैं, वो किसी हुकूमती इदारे को, किसी हुकूमती एजेंसी को नहीं फराहम कर सकता। उसमें यह हुआ था कि जब सदर पाकिस्तान ने रेफरेंस भेजा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को काजी फ़ैसल साहब के ख़िलाफ़, तो पहले उन्होंने चेक करवाया FPR से कि आया ये जो प्रॉपर्टीज़ अब्दुल वहीद डोगर ने जो एप्लीकेशन लिखी थी ARU को, एसेट रिकवरी यूनिट को, कि जनाब काजी फ़ैसल साहब की अहलिया और बच्चों की ये प्रॉपर्टीज़ हैं, तो उन्होंने पहले चेक करवाया कि यार ये चेक करके हमें बताएं कि क्या इन्होंने ये डिक्लेयर की या नहीं की।
तो उसने चेक करके बताया नहीं की, फिर वो रिकॉर्ड उनको दिया गया। तो इनका था कि इसके बुनियाद पे ये जुर्म है और इनके खिलाफ जिन्होंने ये किया है उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। अब जो तरमीम हुई है कानून में वो ये है कि अगर इस तरह से किसी के खिलाफ कार्रवाई मकसूद है और देखना चाह रहे हैं जो कंसर्न जो फोरम्स हैं, तो अगर कोई ऑफिसर वो डाटा वो रिकॉर्ड देता है तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। ये उसमें तब्दीली की गई। तो इस फैसले में ना तो प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कोई डायरेक्शन है, ना जो वज़ीर कानून है फ़रूक नसीम साहब उनके खिलाफ कोई है, ना ही शहजाद अकबर साहब के खिलाफ है। क्योंकि काजी फैसल साहब ने पहले भी काजी फैसल साहब का केस ये रहा कि जनाब वो है कि ये ARU की कानूनी हैसियत नहीं है, ये बने ही गलत है, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बना है, ये कानून के मुताबिक नहीं है, ये आइन के मुताबिक नहीं है, आइन से मुतसादिम है। इसको यानी इस ARU को ही ख़त्म कर दिया जाए, जो ARU की बॉडी है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो तंजीम है, जो इदारा है। लेकिन उनकी ये बात उस वक्त भी 7 जजेस ने नहीं मानी थी। तो अब भी कोई डायरेक्शन नहीं है और इस फैसले में एक ही चीज़ है, इसके अलावा कुछ नहीं है इस पूरे फैसले में, और वो एक चीज़ ये है कि एक रास्ता एहतसाब का बंद कर दिया गया है, किसी भी जज के एहतसाब का रास्ता बंद कर दिया गया। यानी पाकिस्तान में आप किसी जज का एहतसाब नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? यानी ये फैसला ये कहता है कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की अहलिया और बच्चों की प्रॉपर्टीज़ हैं। पहली बात तो यह है कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब और उनकी अहलिया से काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की अहलिया और बच्चों से 5 साल पहले के मामला आप नहीं पूछ सकते। सही। आपने अगर किसी का कोई भी वो आप उसको कह लें मिस अप्रोप्रिएशन, उसको अगर पकड़ना है तो 5 साल का वक्त है। अगर आप उसके बाद वो गड़ा मुर्दा उखाड़ेंगे तो वो गलत है। यानी 2019 में अगर हुकूमत रेफरेंस भेज रही थी तो 2014 तक टैक्स अथॉरिटीज़ जो है वो कार्रवाई कर सकती थी सरीन एहसा साहबा के खिलाफ, उनकी छानबीन कर सकती थी। 2014 से पहले का मामला था तो वो जा ही नहीं सकते थे उसमें। सही। दूसरा उसमें यह है कि भाई अगर एक जज की बीवी और बच्चे कुछ भी गलत कर रहे हैं, कुछ भी गलत कर रहे हैं, तो जज जिम्मेदार नहीं है और जज को FBR। अच्छा, फिर इसमें किया यह गया कि अमला ये आपको नहीं लगता एक डिबेटेबल सब्जेक्ट है? हो सकता है कि वाकई अगर एक इंडिविजुअल हैसियत में अगर एक जज है उसको ऊपर बाइंडिंग है आपके ख्याल में कि उसकी अहलिया या उसके बच्चे जो हैं उसका जिम्मेदार है वो हर एक एक्ट का, अगर वो बेशक आकिल बालिग हों, इंडिपेंडेंट? अच्छा, इसमें ना जितने भी पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैं ना या सिविल सर्वेंट हैं, इनके बारे में क्या है? अब मुझे बताएं, ये नवाज शरीफ साहब ने भी एक बार कहा था, एक ही बात उन्होंने जो चंद एक सच्ची बातें कही थी उनमें से ये भी थी, उन्होंने कहा था कि जब भी कोई पैसा बनाता है वो अपने नाम पे नहीं रखता, वो अपने बीवी बच्चों के नाम पे रखता है। इसमें आप कर क्या रहे हैं? इसमें कर आप ये बाहर रखता है और बाहर रखता है। इसमें किया क्या गया कि जज की बीवी के जितने भी असासे हैं ना वो उसको डिक्लेयर कर दे कि इंडिपेंडेंट है, उसके बाद वो बनाई जाए, असासे बनाई जाए। अब मुझे बताएं, जो भी जज, कोई भी जज हो, काजी फैसल साहब ये इल्ज़ाम नहीं है कि उन्होंने रिश्वत लिया है और रिश्वत लेके अपनी बीवी के, ये इल्ज़ाम नहीं था उन पर। इल्ज़ाम सिर्फ ये था कि प्रॉपर्टीज़ हैं वो सामने आई हैं, इन्होंने बीवी ने और इन्होंने डिक्लेयर नहीं की। एक पहले केस ये था कि इनको काजी फैसल साहब को डिक्लेयर कर रहे हैं, दूसरा ये है कि इन्होंने डिक्लेयर नहीं भी किया तो इनकी बीवी जवाबदेह है, क्योंकि वो जाहिर है इनकी बीवी है, एक जज की बीवी, और जज उस ओहदे पे बैठा हुआ है। जज जो है ना, सुप्रीम कोर्ट का जज किस ओहदे पर बैठा है? उस ओहदे पर बैठा हुआ है कि वो जहाँ उसने सबको एक कानून के तहत इंसाफ देना है, नहीं बाय लॉ चलना है। इससे हट के एक चीज़ है ना जो कि इस दुनिया में आपका बड़े से बड़ा नुकसान हो जाए, अरबों खरबों का हो जाए, रिकवर हो सकता है, एक चीज़ है और वह ज़िंदगी। ये चली जाए तो वापस नहीं आ सकती, ठीक है? एक जज बैठ के लोगों की ज़िंदगी और मौत के भी फैसले करता है। बिल्कुल। जब भी कोई कत्ल करता है, मोस्टली कब्जे ये वो अरब खरबपति लोग होते हैं जो इस तरह की चीज़ें करते हैं। अब एक बंदा अगर कत्ल में उसका केस पहुंच गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, वो तो अगर उसके पास पैसा है जो कि बड़े बड़े माफियाज के पास है, वो तो 1 अरब रुपए भी दे सकता है ना बरी करवाने के लिए अपने कातिल जो भी उसका होगा उसको। तो यानी जज 1 अरब भी ले ले, 10 करोड़ ले ले, 5 करोड़ ले ले, 50 लाख ले ले, जितने भी पैसे ले ले, और वो उसकी प्रॉपर्टीज बना दे अपनी बीवी बच्चों के नाम पे, आप उस जज से नहीं पूछ सकते। पब्लिक ऑफिस होल्डर का क्यों कहते हैं कि वो, अब ये नैब का कानून क्या कहता है कि नवाज शरीफ साहब के जो बच्चे हैं, हसन नवाज, हुसैन नवाज, वो अगर अपने असासों को जस्टिफाई नहीं कर पाते तो सजा नवाज शरीफ साहब को मिलेगी, क्योंकि वो पब्लिक ऑफिस होल्डर थे। और पब्लिक ऑफिस होल्डर जो होता है उसके पास ये इख्तियार होता है कि वो खांचे लगा सकता है, उसके पास सरकारी खजाने तक एक्सेस होती है, उसके पास इख्तियार ऐसा होता है। हाँ, तो अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए, चाहे कोई इदारा हो, तो अब आप इसका मतलब है आपने लाइसेंस दे दिया कि कोई भी जज बनाए, काजी फैसल साहब ये इल्ज़ाम नहीं है, दोबारा बता रहा हूँ, लेकिन ये आपने लाइसेंस दे दिया है कि कोई भी जज खुल के माल बनाए, पैसा कमाए।
रखे सिर्फ बीवी बच्चों के नाम पे, और जब उनके बीवी बच्चों से को पूछने लगेगा ये फैसला उसकी ढाल बन जाएगा कि सर ये वो फैसला इसके मुताबिक आप मुझसे नहीं पूछ सकते, जाए पूछे मेरी बीवी बच्चों से। तो एक प्राइवेट बंदा जो है उसके खिलाफ आप क्या कार्रवाई, ज़्यादा यही कार्रवाई कर सकते हैं ना कि यार तुमने ये टैक्स नहीं, तो फिर काउंटर आर्गुमेंट ये भी तो हो सकता है कि जिस तरह अगर किसी साबिक जनरल की कोई इस किस्म की प्रॉपर्टी या असासे निकले हैं, जिस तरह आसिम बाजवा साहब के निकले थे, तो उनका भी इसी तरीके से फिर वो मुझे एक बात बताएं, आसिम सलीम बाजवा साहब का जो मामला था उस पर पूरी अपोजिशन ने सियासत की ना, कितनी बार नवाज शरीफ साहब ने हवाले दिए ना, मरियम नवाज ने, पीडीएम ने, सब जलसों में उनका जिक्र किया। कोई इनमें से कोई जमात, कोई बंदा उस मामले को अदालत में क्यों नहीं लेके गया? अब ये तो इनसे सवाल होना चाहिए ठीक है, ना, लेकिन मैं भी लेकिन जो इंसाफ का, एहतसाब का पैमाना है वो तो फिर सबके लिए उसकी मैं वजह बता रहा हूँ ना, केस बहुत कमज़ोर था, केस उनके खिलाफ कमज़ोर था, इसलिए इनमें से कोई भी नहीं लेके गया। यानी इनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे तो इनका एतमाद है ना अतर नीला साहब पर, जिस तरह के उन्होंने फैसले किए और शरीफ ख़ानदान को हमेशा उनकी अदालत से रिलीफ मिला है, उन पर तो तालिबान उन्होंने खुद भी कहा अतर नीला साहब ने कि हमेशा इस अदालत से रिलीफ में, उनके पास चले जाते, उनके पास लेके चले जाते मामला, ठीक है, लेकिन नहीं किया क्योंकि इन्हें पता है वो केस में कोई जान नहीं है। तो भाई बात यह है कि अगर उस केस में कुछ होता तो ये चले जाता अदालत में। जहाँ पे तो एक जज है सिटिंग, उसके खिलाफ एक चीज़ आई है कि उसके बीवी बच्चों की प्रॉपर्टी, और एडमिटेड है ना, वो कहते हैं हाँ हैं हमारे। अगला सवाल फिर यही है कि आपने पैसे कमाए कैसे, बाहर भिजवाए कैसे। अच्छा, ये भी सवाल हुआ, वो जो FBR की रिपोर्ट है जिसके ऊपर मैंने पूरी सीरीज़ की थी वीडियोज़ को, उसमें सारा कुछ मौजूद है कि जनाब ये पहले आके गाजी फैसल साहब यानी ने ये कहा, फिर ये कहा, तज़ादात हैं, गलत बयानी है, सब कुछ। और अब उस रिपोर्ट को ठप करके उन्होंने कहा कि उस रिपोर्ट की तैयारी से पहले हुक्म जो दिया गया था वही गलत। अब तो आप ये बता रहे हैं हमें कि अब ये प्रेसिडेंस बन गया, अब सिर्फ आपने इस केस का हवाला देना है, आइंदा अगर कोई भी वाकया हो, कोई भी बंदा इस किस्म का कुछ करे तो आप कहेंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फलां उसमें ये फैसला दे दिया था कि नहीं हो सकता और ये छानबीन नहीं हो सकती, ये इस तरीके से आप एहतसाब नहीं कर सकते, तो बस यहाँ पर अब इस मामले को रोक दें। बिल्कुल ऐसे ही है। ये सुप्रीम आर्टिकल 186 बनता है, कौन सा बनता है जो प्रेसिडेंस होता है जब कोर्ट करते हैं कि आप फलां फैसले में, क्योंकि नहीं वो तो मुख्तलिफ। अच्छा, अभी कोई ऑप्शन है इसके मजीद किसी रिव्यू का या थोड़ी कोई? सी हम बात करेंगे कुछ लोगों से, फिर उसके बाद हम इस पे बताएंगे कि आगे क्या। रिव्यू के हवाले से भी, और दूसरा जाहिर है कि अब इसमें क्या मुस्तकबिल होगा जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का, क्या प्रॉस्पेक्ट्स हैं उनके, जो है वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनने के कितने इम्कानात हैं, क्या हुकूमत कोई मज़ीद कार्रवाई कर सकती है, क्योंकि हमें मालूम है कि हुकूमत जो है वो कंफर्टेबल तो नहीं है काजी फ़ाइज़ ईसा से, और काजी फ़ाइज़ ईसा जो है उनका रिकॉर्ड भी आप सबके सामने है। ये सारा मामला ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा पोलिटिसाइज्ड है। इस सारे मामले को शहर इक़्तिदार के प्लेटफॉर्म से जो है वो हम कवर करते रहेंगे इंशाल्लाह। मुझे और सदीक जान को इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।